हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू बाय एग्ज़ाम पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एचपीआरसी ने सीबीएसई टीचर बायोलॉजी का जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट विद मार्क्स जो है वो रिलीज़ कर दिया है। और टोटल पोस्ट जो थी वो 78 पोस्ट थी, जो भी डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड की गई थी। इसी के साथ ही जो है आज एचपीआरसी ने फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या हैं वो भी रिलीज़ कर दिए हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने सीबीएसई टीचर बायोलॉजी का एग्ज़ाम दिया था, उनकी स्कोर लिस्ट विद रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो भी रिलीज़ कर दिया है। और साथ में जो है कुछ कैंडिडेट्स का नेम जो है वो वेटिंग पैनल में भी रिलीज़ किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ आप सब जानते हैं कि टोटल जो थी सीबीएसई टीचर बायोलॉजी के लिए जो थी पोस्ट कोड 26017 के लिए जो थी 78 पोस्ट थी, जिसमें इस तरह से जो है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था। जिसके लिए जो था 3538 एप्लीकेशन जो थी वो कैंडिडेट से रिसीव हुई थी। और उसके बाद जो था 26 जून 2026 को सीबीटी मोड में जो था पेपर 2 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया था। और 2878 कैंडिडेट्स ने जो था वो पेपर दिया था और 660 कैंडिडेट्स जो थे वो एब्सेंट रहे थे। इसी के साथ जो था आउट ऑफ 2878 कैंडिडेट्स में से ओनली 192 कैंडिडेट्स को ही जो था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बुलाया गया था, जो कि 7 अगस्त और 10 अगस्त को जो थी वो 2 दिन जो थी चली थी। और टोटल पोस्टें हमारे पास थी 78। और इसी तरह से ही सारी रिक्रूटमेंट चली थी। यहाँ पे जो है रोल नंबर, एप्लीकेशन नेम और एप्लीकेंट का नेम और नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं। वैसे तो आप सब ने चेक कर लिया है। अभी थोड़े दिनों में जो है वो इनको पोस्टिंग सेंटर भी अलॉट कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी जो है फ़िज़िक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के टीचर को जो है वो पोस्टिंग सेंटर जो है मिल चुके हैं। उसके बाद जो है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का रिज़ल्ट आया था, तो इन दोनों को भी साथ में पोस्टिंग सेंटर मिल जाएंगे। जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नेम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अपना जो रोल है उसको अच्छे से अदा करें। और इसी तरह से जो था कैंडिडेट्स के स्कोर थे, जिसमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो है 198। यहाँ पे आप 108 है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे 108 स्कोर जो है वो हाईएस्ट स्कोर है आउट ऑफ 120। और एक पोस्ट जो है वो एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की जो है वो वेकेंट रही थी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट अंडर दिस कैटेगरी। तो ये रिजल्ट जो था वो 16 अगस्त 2026 को जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था। बात करते हैं फाइनल कट ऑफ मार्क्स की, तो कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनल कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस कर दिए गए हैं। और फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्या रही है एज़ एक्सपेक्टेड, कि फ़ाइनल कट ऑफ जो थी जिन सभी कैंडिडेट्स की अबव 90 रहेगी। सिर्फ एक ही कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक ओबीसी और एक जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, जिनकी बिलो 90 है। बाकी सभी कैटेगरी की जो है एससी बीपीएल की भी 90 से बिलो है, और एक एसटी बीपीएल की भी 52 90 से बिलो है। तो ये रही फाइनल कट ऑफ। इसके अब अभी जो है कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब कुछ क्वेरी ऐसी है कि जनरल अनरिज़र्व का कैंडिडेट है 101 मार्क्स पे, लेकिन उसका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि जैसे 101 जो है हमारी फ़ाइनल कट ऑफ मार्क्स रही है, जिसमें से अगर जनरल की 28 सीट्स हैं, अगर 28 सीट्स में मान लो 24 सीट्स जो हैं वो 101 से अबव जो है वो फिल हो गई हैं, तो उसके बाद जो है रिमेनिंग बचती है हमारे पास 4 सीट। और 101 मार्क्स पे जो हैं आई थिंक 15 to 20 कैंडिडेट्स हैं जनरल अनरिजर्व के, जो 101 नंबर पे जो हैं वो हैं। तो उस पे क्या होगा कि जिन भी पूरे 10-20 कैंडिडेट्स में से जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा ही 24 के बाद 25 नंबर उसका होगा, नेक्स्ट उसके कम एज वाला उसका। इस तरह से जो है कुछ कैंडिडेट्स के 101 स्कोर होने के बावजूद भी उनका नेम जो है वो नहीं आया है। इसी तरह से जो है वो ये सारा प्रोसीजर जो है वो चला है। और बात करें कि सबसे हाईएस्ट किसकी गई है, तो सबसे हाईएस्ट जो है जनरल अनरिज़र्व की 101 कट ऑफ गई है। नेक्स्ट उसके बाद है एससी अनरिज़र्व की 95। और उसके बाद आती है जनरल ईडब्ल्यूएस की 93 और एसटी अनरिज़र्व की 93। उसके बाद ओबीसी अनरिज़र्व की आती है हमारे पास, एससी अनरिज़र्व की 95 होगी, ओबीसी अनरिज़र्व की होगी 94। और उसके बाद 88, 80 और
सबसे कम जो है वो ST-BPL की है। ST-BPL में आई थिंक एक ही कैंडिडेट था जिसके 52 मार्क्स थे और वही जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसी तरह से जो है ये सारी कट ऑफ रही है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 101 या 93 या OBC अनरिजर्व में 94 स्कोर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनको सीट अलॉट नहीं की है। उसका यही कारण है कि अगर 4 कैंडिडेट एक स्कोर पे हैं और सीट 3 है तो 3 उनको प्रेफरेंस दी गई है जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है ये वेटिंग पैनल है। वेटिंग पैनल भी इन्होंने साथ में ही रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है आउट ऑफ दीज 7 कैंडिडेट्स जो हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मंथ भी जो है वो पहले है उसको दी गई, लाइक मार्च को वाले को दी गई है, फिर मई वाले को, फिर जुलाई वाले को, फिर 1998 में फ़ेब वाले को, फिर मार्च वाले को, जुलाई वाले को, फिर उसके बाद अगस्त वाले को। तो आपके मार्क्स के साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ एज़ वेल एज़ आपका डेट ऑफ मंथ वो भी बहुत मैटर करता है। इसी के साथ जनरल अनरिजर्व के 7 कैंडिडेट्स को जो है वो वेटिंग पैनल में डाला गया है। जनरल EWS के 3 कैंडिडेट्स को, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के जो हैं 2 कैंडिडेट्स को डाला गया है। OBC में 4, OBC-BPL में 2 कैंडिडेट्स एंड SC अनरिजर्व में जो है वो 4 कैंडिडेट्स को, SC-BPL में जो है वो 2 कैंडिडेट्स को डाला गया है। और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का कोई कैंडिडेट्स नहीं है और ST अनरिजर्व का सिर्फ 2 कैंडिडेट्स को ही डाला गया है। तो इस तरह से वेटिंग पैनल है। वेटिंग पैनल में वैसे अगर आपका नाम भी है तो आई थिंक आपको होप नहीं रखनी चाहिए, आपको अपनी अगली प्रिपरेशन की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेटिंग पैनल में मुश्किल से ही कोई सीट छोड़ेगा। अगर किसी का KVS में, इन कैंडिडेट्स में से अगर किसी का KVS में Tier 1 क्वालिफाइड है और अभी Tier 2 का रिज़ल्ट आने को है, अगर वहाँ पे उनका हो जाता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई कैंडिडेट सीट छोड़ेगा। बाकी जिनका DGT में हो गया था वो इसमें आए नहीं थे और इसलिए जो है आप अपनी अगली प्रिपरेशन की ओर ध्यान दीजिए बजाय इसके कि मेरा नाम वेटिंग में है या नहीं है। तो इस तरह से जो है ये फ़ाइनल कट ऑफ मार्क्स रही है। फ़ाइनल कट ऑफ मार्क्स जो है वो एज़ एक्सपेक्टेड इतनी ही थी और इससे 2-2 3 नंबर कम कैंडिडेट को जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और इसी तरह से जो है ये सारा चला है। और आपको जो है वो रिज़ल्ट तो अब हो गया है, जो होना था वो हो गया। अब आपको जो है अपनी अगली प्रिपरेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। आपने अगर सेट क्वालिफ़ाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी करें और अगर आपका BEd के साथ टेट क्वालिफ़ाई है तो आप जो है अपने PGT के या अदर KVS के, EMRS के इन एग्ज़ाम्स की ओर जो है वो ध्यान दीजिए और इसकी तरफ ध्यान कम दीजिए, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका है। तो इसी तरह से फ़ाइनल रिज़ल्ट है। 77 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था 78 पोस्ट के लिए और ये सारा रिज़ल्ट जो है वो आप देख चुके हैं। तो आप इसको नज़र रखते हुए जो है अपनी अगली प्रिपरेशन करें, क्योंकि कट ऑफ जो है बायोलॉजी की बहुत हाई जाती है। उसका सबसे मेन कारण है कि बायोलॉजी में जो है डिफरेंट स्ट्रीम्स जो हैं वो कोलैप्स करती हैं। लाइक MSc ज़ूलॉजी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, बॉटनी वाले भी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी करते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स का कोलैबोरेशन से जो है वो बायोलॉजी में जो है एप्लीकेंट्स की जो टोटल एप्लीकेंट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो उसमें हम यही कर सकते हैं कि आपकी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, जितना ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, जितनी कंसंट्रेशन के साथ जो है आप अपने क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर जितनी फास्टली दे सकते हैं, तभी जो है आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा रहेगा, आपका फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा। तो अब आप जो है अपनी अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय।